हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में मैं जो मैथ्स के क्वेश्चन लास्ट टाइम कवर करवा रही थी उस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। और मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर कवर करवा रही थी आप सभी को, जो RI का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था RI का लास्ट टाइम, उसी के क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को कवर करवा रही हूँ, और उसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी व्यापम को कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का मंडली इच्छा का एग्ज़ाम जो है वो अभी स्थगित हो गया है, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो ज़रूर होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स 30 मार्क्स का उसमें मैथ्स है, तो इसलिए आप सभी को मैथ्स का प्रिपरेशन करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा जो और एक नोटिफिकेशन टाइप का आया था कि जो समपरीक्षक का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए भी जो फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करवा, मतलब कुछ समय बाद उसका फॉर्म आएगा करके। तो उसमें भी फ्रेंड्स जो मैथ्स था वो बहुत ही अच्छा पूछा गया था, ठीक है। और रीजनिंग भी पूछा गया था उसमें भी। तो इसके बाद जस्ट अगर उसका भी फॉर्म आता है तो उसमें भी आप सभी को मैथ्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। कभी भी फॉर्म आता है तो आप सभी को एग्ज़ाम निकालना ही है, ये सोच करके तैयारी कीजिए, क्योंकि अचानक से आएगा जो भी आएगा। और अगर आप सभी ने अभी पढ़ना छोड़ दिया कि अभी तो कोरोना चल रहा है, फिर आगे जब भी आएगा तब देखेंगे, तो उस समय आप सभी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है हमेशा। और हम हमेशा जो है सिलेबस को जब पढ़ लिए रहते हैं पहले से, तभी उस समय रिवीजन कर पाते हैं, और अगर नहीं पढ़े तो कभी कवर नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए आप सभी कंटिन्यू तैयारी कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं तो उस टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे पंपों की संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय पंपों की जो संख्या दी हुई है, प्लस जो अतिरिक्त पंपों की संख्या हमें निकालनी है कि कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, उसको मान लेते हैं x, ठीक है, इज इक्वल टू इस ये वाला जो है, ठीक है। तो इसके सामने रहेगा इसका समय। तो कितना है समय, 5 दिन बोला जा रहा है कि 5 दिन में उस टंकी को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। और नीचे क्या लिखेंगे, इसको जो समय लगा है वो वाला 7, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। याद रखेंगे आपको ऐसा ही करना है। देखिए, अगर आप सभी जो है एक एक पॉइंट ऐसे थ्योरी वाले से बनाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैं आपको जैसा बोल रही हूँ, अगर आप सभी ऐसा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, तो पंपों की जो संख्या है इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पंपों की संख्या कितनी थी, 15, ठीक है, कितनी थी, 15 था। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 15 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स तो लिखा हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, इसका इससे इंटू कर देंगे और इसका इससे इंटू कर देंगे। इसको कहते हैं तिर्यक गुणनफल। तो चलिए इंटू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा था। देखिए 15 है, डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तब हम इनको इंटू करते हैं, तो 5 का मैं 15 का 7 से इंटू करूँगी तो कितना आ जाएगा, 15 फत्ते 105, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों का इंटू करेंगे तो देखिए ये कहलाता है तिर्यक गुणनफल, मैं पहले ही बताइए आपको। तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ पूरा का पूरा। तो देखिए यहाँ पर फिर से स्पेस नहीं बना, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं अपन, ये 5 और ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों का अब हम इंटू करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कहीं और पर लिख देती हूँ जिससे आप सभी को समझने में अच्छा होगा। तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 15 पंचे कितना होता है, 7 5 75 प्लस 5x, क्योंकि x भी है यहाँ पर तो x का हम इंटू कर देंगे। तो x के साथ जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5x, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे को क्या मिला है, इधर एक साइड मिला है 105 और इज इक्वल टू में क्या है, 75 प्लस 5x है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 105 75 प्लस 5x। तो इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो देखिए इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो दोनों को घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, ठीक है। 10 में मैं 7 घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर है 5x, तो मैं 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो 5 को इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो इधर इंटू में है, देखिए 5 इंटू एक्स है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइडेड में आ जाएगा। तो 5 6 का 30, ठीक है। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 6। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी ऐसे ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में।
अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर, 6 मीटर तथा 10 मीटर गहरी है। मतलब इसकी लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और जो 13 मीटर है वो क्या है, वो ऊंचाई है। ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इससे कितना पानी निकाला जाए कि जल स्तर 1 मीटर हो जाए। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब टंकी पूरा भरा हुआ है तो हम उसका आयतन निकाल लेते हैं। और आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इन तीनों का इंटू कर देते हैं। तो तीनों का इंटू करेंगे तो देखिए 15 6 का 90 होता है और 90 में से 10 का इंटू करूँगी तो आ जाएगा 900। तो इस प्रकार 900 घन मीटर मिल गया मुझे पानी का आयतन जब वो टंकी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि जब इससे पानी निकाला जाता है तो जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाता है। ठीक है, जल का स्तर 1 मीटर नीचे हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो उसकी गहराई पहले 10 मीटर थी अब वो कितना हो जाएगा, घट करके ये हो जाएगा 9 मीटर। कितना हो जाएगा, 9 मीटर। तो अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं जब इससे पानी निकाल लिया गया है। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई भी उतना ही रहेगा, सिर्फ गहराई कितना कम हुआ है, 1 मीटर कम हुआ है। तो ये हो जाएगा 9। तो 15 6 का 90 हो गया। ठीक है, और 90 में मैं जब 9 का इंटू करूँगी तो आ जाएगा 9 ने 81 मीन्स 810। कितना हो गया, अब जो आयतन है वो कितना हो गया, 810 घन मीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या निकालने बोला गया है कि जो मतलब क्या ज्ञात करना है अपने को, पानी की जो मात्रा है वो निकालना है। ठीक है, कि कितना पानी निकाला गया है। तो अब कैसे निकलेगा वो पानी की मात्रा, सिंपल है, पहले जो आयतन था और अभी जब पानी निकालने के बाद आयतन है उसको मैं घटा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा क्या, कि जो पानी है वो कितना निकाला गया है, एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 900 में से 810 को घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। ये पहले का आयतन है और ये बाद का आयतन है, दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो पानी निकाला गया है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार घटा देते हैं तो 0 में 0 गया, 0 आएगा। ठीक है, 9 से हम एक हासिल ले ले तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा और 8 में 8 गया 0। तो इस प्रकार 90 घन सेंटीमीटर जो पानी है वो निकाला गया है। अब हम ऑप्शन देखें तो इस प्रकार, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर है यहाँ पर, 90 घन मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो मीटर में तो है नहीं, लीटर में है। तो याद रखेंगे कि 1 घन मीटर में कितना लीटर पानी होता है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, कितना होता है, 1000 लीटर पानी होता है। तो जब मैं 90 में 1000 का इंटू करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 90,000 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर पानी होता है। तो 90 घन मीटर में कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1000 करूँगी तो 90,000 लीटर। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दुगुनी है तो शंकु की ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। देखिए मैं मान लेती हूँ कि शंकु के आधार की त्रिज्या r है और जो गोला का आयतन है उसकी त्रिज्या कितना है, उसकी त्रिज्या मान लेती हूँ मैं a है। क्या है, मान लेती हूँ a है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनने वाला है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दुगुनी है। ठीक है, किसकी दुगुनी है, गोले की त्रिज्या की दुगुनी है। मतलब जो r है वो किसके बराबर है, जो गोले की त्रिज्या है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, मीन्स r इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 2a मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए अब हम रखेंगे फॉर्मूले में। क्या बोला गया है, शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो चलिए शंकु के आयतन और गोले के आयतन के बराबर कर देते हैं। और याद रखेंगे कि जो r है ना, मीन्स जो शंकु की त्रिज्या है उसकी जगह में हमें क्या रखना है, 2a रखना है, क्योंकि दिया हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब की जगह में क्या हो जाएगा, सॉरी पाई r क्यूब नहीं होता, r स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r का स्क्वायर कर देंगे, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ अच्छे से। देखिए ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह में 2a लिखेंगे और ये ऊपर में स्क्वायर और h, ये होता है शंकु का आयतन। एक इसके बराबर है 4/3 पाई a क्यूब के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 4/3 पाई a क्यूब के ये बराबर है, ऐसे। ठीक है, तो इसको आप सभी को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या, देखिए इसका स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 4 है
ध्यान से आप सभी बस देखते जाइए, है ना, आप सभी को ईजी बहुत ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a का स्क्वायर h, और यहाँ पर है a का क्यूब, सिर्फ a का क्यूब बचा हुआ है। तो देखिए इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब है, ठीक है। तो ये स्क्वायर, इसको जो a क्यूब है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, a स्क्वायर, और a डॉट में एग्जैक्टली लिख सकती हूँ, घातांक के नियम से जुड़ के ये फिर से a का क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं फिर, तो a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो h है ना, देखिए यहाँ पर मुझे h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फिर a मिल जाएगा। मीन्स जो हाइट है, ठीक है, जो शंकु का ऊंचाई है वो किसके बराबर है, जो गोले की त्रिज्या है उसके बराबर है, ठीक है। तो यही तो मुझे निकालना था, क्योंकि मुझे पहले त्रिज्या पता है कि शंकु की त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, लेकिन ऊंचाई किसके बराबर ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू a निकल गया है। तो अब हम इसको रख देंगे, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि शंकु की ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात। तो शंकु की ऊंचाई कितना निकला, मेरा a निकला, ठीक है, निकला कि नहीं अभी। और जो आधार की त्रिज्या थी वो किसके बराबर था, 2a के बराबर था कि नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से, और बच गया 1:2। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दोनों का अनुपात कितना है, 1:2 है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और जो मैं आप सभी को काटी हूँ, है ना, मतलब आप सभी को नहीं, जो क्वेश्चन में मैं आप सभी को अभी कट करके दिखाई हूँ, है ना, जो फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पर रखी थी 1/3 करके, है ना। तो इसको फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। जो भी बच्चों को अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगा, है ना, तो आप बेशक मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को आंसर दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं और आप सभी को समझाना रहता है, और जिसमें ज़्यादा समझाना रहता है मैं बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको फार्मूला में रखना है और उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है। दीर्घवृत्त का दीर्घ व्यास उसके लघु व्यास का दुगुना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये हमें बताना है। देखिए ये दीर्घवृत्त से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वृत्त और दीर्घवृत्त दोनों अलग होता है। मैं आप सभी को थोड़ा सा इमेज बनाकर बता देती हूँ। देखिए ये होता है वृत्त, आप सभी को पता ही है, ठीक है, वृत्त को आप सभी भली भांति जानते ही हैं। और ये होता है दीर्घवृत्त, ओवल शेप का होता है दीर्घवृत्त, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो वृत्त है फ्रेंड्स इसमें सिर्फ त्रिज्या होती है, ठीक है, मीन्स एक ही व्यास होता है। लेकिन जो दीर्घवृत्त है उसमें 2 प्रकार के व्यास होते हैं, ये होता है दीर्घ व्यास और ये होता है लघु व्यास, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 2 प्रकार की त्रिज्या देखेंगे अपन। कौन कौन सी त्रिज्या, ये हो जाएगा आपका दीर्घ वाला त्रिज्या, जिसको a मान लेती हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये है लघु त्रिज्या, ठीक है, जिसको मैं मान लेती हूँ b। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या मानी हूँ। ये जो a है ना, इसको मैं मानी हूँ क्या, दीर्घ त्रिज्या, और जो b है उसको मानी हूँ लघु त्रिज्या। अब देखिए इनके फॉर्मूले देखते हैं। मैं अब इसको हटा रही हूँ, ठीक है, आप सभी को समझाने के लिए इमेज में बनाई हूँ। तो देखिए जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ठीक है, जहाँ a क्या है, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ व्यास है, ठीक है, उसका आधा भाग में दीर्घ त्रिज्या है, और जो b है वो क्या है, b जो है वो लघु त्रिज्या है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को सिर्फ दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए था, और वृत्त का क्षेत्रफल तो आप सभी को पता ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में दीर्घवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम जो है वो पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक है। कभी कभी जो है व्यापम जो है एक नए क्वेश्चन, मीन्स कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो एक नए क्वेश्चन इस प्रकार से ज़रूर पूछता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ रहता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है कि एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो दोगुना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दीर्घवृत्त का दीर्घ व्यास उसके लघु व्यास का दुगुना है। देखिए यहाँ पर आप सभी को इसको समझते हुए आप सॉल्व करना है। तो दीर्घवृत्त का दीर्घ व्यास जो है उसके लघु व्यास का दुगुना है। तो देखिए लघु व्यास जो है, लघु त्रिज्या में मानी हो b, तो लघु व्यास क्या होगा, 2b होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, लघु व्यास कितना होगा, 2b होगा। तो लघु व्यास का कितना है बोला जा रहा है, दुगुना है जो उसका दीर्घ व्यास है। वो कहने का मतलब है कि जो दीर्घ व्यास है वो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त का जो दीर्घ व्यास है उसके लघु व्यास का दुगुना है। मीन्स अगर मैं ये जो लघु व्यास है इसमें 2 का गुना कर दूंगी तो वो दीर्घ व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, दीर्घ व्यास मिल गया।
क्या मिल गया, दीर्घ व्यास मिल गया। अब देखिए आप सभी को मैं क्या बताई थी, यहाँ पर मैं ए मानी थी, ठीक है, जो इमेज बनाई थी उसमें मैं ए मानी थी, जो दीर्घ व्यास मतलब जो दीर्घ त्रिज्या था उसको। तो देखिए मैं जब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ से स्टेटमेंट से मुझे एक और चीज़ मिल गया कि जो दीर्घ व्यास है वो 4b के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, दीर्घ व्यास है, तो मुझे दीर्घ त्रिज्या कैसे मिलेगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्या मिल जाएगा 2b। क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्या 2b मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया मेरा दीर्घ त्रिज्या, क्योंकि पाई ये भी रहता है, इसमें मुझे दीर्घ त्रिज्या और लघु त्रिज्या लेना है। अब देखिए जो लघु व्यास है वो कितना है, 2b है, कितना है 2b, तो लघु त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, तो ये हो जाएगा b जो है मेरा लघु त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट ऑफ कर देंगे। देखिए तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दीर्घवृत्त का, तो दीर्घवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी पाई इंटू 2b इंटू b, ठीक है। ये हो गया मेरा दीर्घ त्रिज्या, ये हो गया मेरा लघु त्रिज्या। अब ये किसके बराबर है, ये बोला जा रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो मान लेती हूँ कि जो भी वृत्त है उसकी त्रिज्या है r, कितना है r, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे पाई r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पाई r का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंटू में 2, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एक दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। मतलब जो वृत्त मैं मानी हूँ उसका त्रिज्या कितना मानी हूँ मैं, उसकी त्रिज्या मैं ले ली हूँ कि r है करके, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इसमें जब मैं 2 से गुना कर दूंगी तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये जो दीर्घ वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यही क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को आप सभी को समझ करके ही सॉल्व करना रहता है, इसलिए मैं इस प्रकार से समझा रही हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली रख करके भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं कि मैडम थोड़ी स्पीड से बताया करो, लेकिन देखिए हर बच्चे को जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। हर बच्चे को समझाना मेरा काम है। आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से तो आप सभी बनाइए और आगे निकलिए, और जिन बच्चों को समझना है ना, उन लोग के लिए बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनके लिए ही पढ़ा रही हूँ। तो आप सभी जो भी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में आ गया होगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस जो है वो कम पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आया था 2 इंटू 2b इंटू b, ठीक है। 2 नहीं था, ये पाई था, सॉरी, है ना, यहाँ पर था पाई, है ना। पाई इंटू 2b इज इक्वल टू कितना था, 2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ये दोनों इंटू में है तो इससे क्या मिल जाएगा, मेरे को b स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है मुझे, b स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों साइड क्या है, स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। मैं दोनों और क्या ले लूँगी, इसको बोलते हैं वर्गमूल लेना, ठीक है। तो वर्गमूल लेकर मैं ले लेती हूँ तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल टू r, कितना मिल जाएगा, b इज इक्वल टू r। तो देखिए मुझे मिल गया वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, तो जो वृत्त की त्रिज्या है फ्रेंड्स वो जो लघु त्रिज्या है उसके बराबर है, किसके बराबर, लघु त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। और जो लघु त्रिज्या होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है, मीन्स व्यास का 50% होता है। तो लघु व्यास का 50% है क्या, जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, ठीक है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लघु त्रिज्या है उसके बराबर है, मतलब लघु व्यास का 50% है जो वृत्त का त्रिज्या है वो। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस प्रकार दीर्घवृत्त के लघु व्यास का 50% है जो वृत्त की त्रिज्या है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ही आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2017 दिया हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 22, मीन्स 2017 के पावर में क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, उसको 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रिमाइंडर वाला चैप्टर है वो आप सभी ज़रूर कवर करिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स थ्योरेटिकली अगर सॉल्व करूँगी तो आप सभी को थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, है ना, लेकिन वो मेथड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो ट्रिक वगैरह है वो कभी भी भूल सकता है, और ट्रिक भूले मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही नहीं।
तो बेसिक तो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्रिक देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक थ्योरम है उस पर आधारित है। तो मैं डायरेक्टली आपको थ्योरम बता रही हूँ और उस थ्योरम को आप सभी याद रखेंगे। इस प्रकार के आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को ये थ्योरम डायरेक्टली बता रही हूँ। तो आप सभी को इस थ्योरम से ये क्वेश्चन जो है वो एकदम सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन भी आप सभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही जो बच्चे जो है बेसिक जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम हमें इसका बेसिक भी जानना है करके, तो मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल अभी मैं आप सभी को जो थ्योरम है उससे सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन जो आप सभी को दिया हुआ है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ। इसके पावर में है 22, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 23 - 1 एग्जैक्टली मैं लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? 23 - 1 लिख सकती हूँ। तो देखिए इस प्रकार के पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक थ्योरम है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, वो क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको मैं जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके रूप में शो कर रही हूँ, ठीक है। आप सभी उसको लिख भी लीजिएगा ताकि अगर आप सभी के एग्जाम में इसी प्रकार का कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन दिखे तो आप सभी उस पर अप्लाई कर सकें। अगर a⁻p-1, ध्यान से देखिए, a की जगह में क्या है यहाँ पर 2017 है और p मैं किसको ले रही हूँ? 23 को ले रही हूँ, ठीक है। तो a⁻ अगर p-1 है फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर p जो है वो कैसा संख्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पर जो 23 है वो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। तब क्या होता है, अगर हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि a⁻p-1 है जहाँ पर p एक अभाज्य संख्या है और साथ ही ये कंडीशन भी है कि जो a है वो p से डिविजिबल नहीं है। याद रखेंगे कि जो a है वो p से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर 2017 दिया हुआ है, तो 2017 को आप सभी अगर डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, तो ये p से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ जो रिमाइंडर है वो बच जाता है। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो a है वो p से डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इस प्रकार का अगर पैटर्न आपको दिखाई देता है तो कभी भी अगर आप सभी जो है p से, है ना, ये जो a⁻p-1 है इसको p से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा हर कंडीशन में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है? 1 बचता है, ठीक है। मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। थ्योरम को एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि कभी भी इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आप सभी को दिखाई देता है a⁻p-1 जहाँ p जो है क्या है? प्राइम नंबर है और जो a है वो p से डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है। मीन्स जो a है वो p से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, शेषफल बचेगा। तो उस कंडीशन में अगर p से इतने को पूरे को डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या है? ए जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये इसका आंसर है, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के रेशियो में है ना, मीन्स 2 के अनुपात में है तो त्रिभुज है। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर में आपको कवर करवाई थी रीजनिंग वाला, है ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन रीजनिंग में भी इसी को ही पूछा गया था और वहाँ मैं कवर करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें फिर से नहीं बता रही हूँ, है ना। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूँगी लास्ट में इंड स्क्रीन में, उसको ज़रूर देखिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पर न्यूनकोण त्रिभुज है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, A to Z है, मैं इसको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी जो उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कौन सा त्रिभुज है? ये न्यूनकोण त्रिभुज है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, A तथा B की आयु 6:5 के अनुपात में है एवं उनकी आयु का योग 44 ईयर है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। कभी भी रेशियो में दिया रहता है तो हम क्या लेते हैं? मान लेते हैं कि A की आयु है 6x और B की आयु है 5x। दोनों का एडिशन दिया हुआ है 6x + 5x = 44। तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 11x। तो हो गया 44 = तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब मैं इसको इंटू कर दूंगी, तो जब 6 से 4 का इंटू करूंगी तो कितना मिल जाएगा? 6 चौक 24, ठीक है। 5 से इंटू करूंगी तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 8 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया, तो 24 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा
32, ठीक है। और 20 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है। तो देखिए रेशियो निकालते हैं तो 32 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। तो देखिए 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों ही आता है, 4 सत्ते 28 होता है और 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार है ऑप्शन ए जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल स्तर पर वापस आ जाए, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कोई इस प्रकार से कर रहा है कि पहले उसने 25% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर बाद में बोल रहा है कि नहीं मुझे बढ़ा करके नहीं, मुझे उसी मूल्य पर ही बेचना है, ठीक है। पहले वो 25% बढ़ा दिया था कि नहीं मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे कमाना है करके, लेकिन फिर उसके अंदर की अंतरात्मा जागृत हो गई और वो बोल रहा है कि नहीं इतना ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है, अब मुझे उसी मूल्य पर ही क्या करना है, उसी मूल्य पर ही बेचना है। तो वो सोच रहा है कि अब 25% तो बढ़ा दिए, तब उससे मुझे फिर से उसी स्तर पर लाने के लिए उसको कितना परसेंटेज घटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को अधिकतर रेशियो मेथड से समझाती हूँ क्वेश्चन। तो रेशियो मेथड क्या होता है, कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ है बढ़ाने का या घटाने का, तो यहाँ पर बढ़ाने का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, किसके रूप में, रेशियो के रूप में। रेशियो कैसे बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे बनता है, परसेंट मतलब क्या होता है, नीचे में 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 25 चौक 100, तो ये आ गया 1/4। तो इस प्रकार से रेशियो बन जाता है। तो देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर बढ़ाया गया है तो नीचे का जो होता है वो बेसिक होता है, मीन्स जो पहले था वो है ना, और ये जो ऊपर में होता है वो जो भी बढ़ाया गया है, ठीक है, कितना बढ़ाया गया है, क्या किया गया वो होता है। तो यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, क्या बढ़ाया गया, 1। तो मुझे बाद में का निकालना है, तो बाद में का कितना हो जाएगा, 4 में 1 में 8 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार मुझे क्या मिला, ये 4 था पहले, ठीक है, बाद में क्या हो गया, 5 हो गया। यही तो बोल रहा है ना कि 25% बढ़ा दिए। तो इस प्रकार पहले का और जो बाद का है, ठीक है, उसमें ये रेशियो मिल जाता है। तो अब देखिए अब मुझे क्या बोला जा रहा है, मतलब अब क्या करना चाह रहा है जो दुकानदार है, वो क्यों बढ़ाना नहीं चाह रहा है, वो फिर से 4 लाना चाहता है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का ही है, ठीक है, कितने का है, 1 का ही है। तो अब मुझे परसेंटेज के फॉर्म में इसको निकालना है। तो देखिए पहले क्या था, 4 था, लेकिन अब 5 है और उसे 5 से घटा करके 4 लाना है। मतलब यहाँ पर बेस क्या होगा, अब जो बेस है वो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, 20%। कितना परसेंटेज, 20%। तो ऑप्शन जो कौन सा वाला, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए मैं आपको रेशियो मेथड इससे बताऊं क्योंकि ये बहुत ईजी पड़ता है और जल्दी बन जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी है रेशियो मेथड से सॉल्व करने में तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आप सभी हमें बेसिक से बताइए, तो मैं आप सभी को बेसिक से भी बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। अभी 2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आप सभी को थोड़ा सा लगा होगा कि आप सभी को लेट हो रहा है, तो डोंट वरी, मैं अब वीडियो जो है हर रोज़ डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कम से कम 1 दिन के डिफरेंस में मैं ज़रूर डाल दूँगी वीडियो, जिससे आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो बेशक कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूँगी, ठीक है। और जो कमेंट बॉक्स में आंसर देने लायक नहीं होगा उसको मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। और साथ ही रीजनिंग के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी मैं कवर करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं पहले चेक करती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए ज़रूरी है ना, कौन कौन से क्वेश्चन लायक है। कई क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होते हैं, कुछ अलग भी रहता है, तो वो सब पढ़ने का कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि जब आपको पूछेगा ही नहीं तो आप सभी उतना पढ़ के क्या करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये बताने लायक है, मैं वही क्वेश्चन ही आप सभी को सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।